दोस्तों, मैं राकेश मौर्य आपके अपने चैनल एक्सम वॉरियर में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूं, जिसमें कि आज आपका नया टॉपिक डाई नाइट्रोजन्स पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने पिछली क्लास में अभी आपने पढ़ा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या प्रकृति होती है, वो सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। और हम आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं कि वो नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन जो डाई एटॉमिक होता है, जो द्विप्रमाणिक प्रवृत्ति को शो करता है। तो जो डाई नाइट्रोजन है वो डाई नाइट्रोजन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि डाई नाइट्रोजन यानी कि द्विएटॉमिक होता है, द्विप्रमाणिक होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि डाई नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज में आप पहले तो एक बात जानिएगा कि नाइट्रोजन हमारे चारों ओर है कि नहीं है, वातावरण में नाइट्रोजन है। तो जब नाइट्रोजन वातावरण में है तो हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं, बट हम देखा जाए तो एक लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में जाएंगे तो इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि वातावरण में बहुत सारी गैसें उनमें से हमें सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए होती है। जब हम जहाँ हमारा नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा हम नाइट्रोजन को लेंगे, तो वहाँ से नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करें। तो वातावरण से नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी विधियाँ हैं, जिसे हम औद्योगिक विधि में भी पढ़ सकते हैं। और हम किसी और माध्यम से जो कि हमारे पास प्रोडक्ट बने होते हैं, जहाँ की कह सकते हैं कोई अन्य लिक्विड होते हैं, अन्य कंपाउंड होते हैं, अन्य गैसेस होती हैं, उनसे भी हम नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं और अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा होगा जो लैब होती हैं या जो बड़ी इंडस्ट्रियल होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, उसमें जो इंडस्ट्री होती है उसमें नाइट्रोजन का जो काम होता है, जैसे कि हम कैसे लोहे इस्पात की कारखाना है, उस अक्रिय वातावरण को करने के लिए अक्रिय वातावरण प्रदर्शित करने के लिए उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। चलो वो बात की बात है, कौन कौन सा उपयोग है इसका। फिलहाल इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज को क्या करेगा और इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहली बात इसकी बनाने की बात करते हैं। तो मैं औद्योगिक विधि की बात नहीं करूँगा कि औद्योगिक विधि में हम क्या करेंगे, कुछ एक निश्चित टेम्परेचर उसको हम आश्रित करके जो वातावरण है, वातावरण से जो गैसें लेंगे हम उसमें से आश्रित करके नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो हम इसमें प्रयोगशाला में पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला विधि से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लैब में कैसे प्राप्त करेंगे। तो लैब में प्राप्त करने के लिए हमारे पास मान लो अब ये नहीं कि लैब में हम एक ही प्रकार से प्राप्त कर सकते। लैब में प्राप्त करने के लिए हमारे पास अनेक कंपाउंड होने चाहिए। अनेक क्या, जिसमें कि नाइट्रोजन है, या फिर कह सकते हैं जिनमें जो बे कंपाउंड जो मिलकर के जिसमें से नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। बट हम उन कंपाउंड को लेते हैं जहां से नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। कम मात्रा में तो अधिकतर कंपाउंड निकालते हैं, पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो उसमें जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड के साथ किसी के भी ऐसे कंपाउंड ले लें जहां से कि नाइट्रोजन निकल जाए। ठीक है, यह कह सकते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट से लिख सकते हैं, सोडियम एजाइड है। तो इन तीन माध्यम से हम देखेंगे यहां से कि नाइट्रोजन कैसे निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम अमोनियम क्लोराइड को सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के जलीय विलयन में प्रभावित करें। अगर हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को दोनों को अगर जलीय विलयन बना दें और इनको क्या करें, इनको आपस में सक्रिय करें, तो जब इनके आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। प्लस एक बात और सोचने वाली बात है कि हमने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर Na है और Cl है। कौन है, Na है और Cl है। यहां से NaCl आपस में अभिकृत होकर के क्या बनाएगा, सोडियम साल्ट बनाएगा, यानी कि NaCl बनाएगा। ठीक है, और NaCl बनाएगा, फिर क्या बचा हमारे पास। हम जब जानते हैं कि जब हमारे पास हाइड्रोजन बचता है और हाइड्रोजन बचता है और ऑक्सीजन बचता है, तो जाहिर सी बात है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन बचा, यहाँ से ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ से क्या बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर। जब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है, और 2 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पर ये समीकरण भी हमारी संतुलित हो जाएगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। बट इसमें एक छोटा सा इश्यू है कि ये कि जब हम इसकी अभिक्रिया करते हैं तो वहां से दो चीज एक्स्ट्रा प्राप्त होती बहुत ही अति सूक्ष्म रूप से। एक तो हमारे HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और एक NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दो चीज प्राप्त होती हैं। मगर ये बहुत ही अति सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त होती है। किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, निकलती नहीं है, नाइट्रोजन के साथ रहती है, बहुत ही अति सूक्ष्म। मगर हमें शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए होती है। फिर हम क्या करते हैं, इस जो कंपाउंड, जो गैस बनी, जो बची, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रॉपर्ली रूप से नाइट्रोजन गैस है, जो गैस बचती है उसको हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं या फिर उसके साथ हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं। उसकी अभिक्रिया करके इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर देते हैं, यानी कि उसको हम अलग कर देते हैं, और हम उसके बाद नाइट्रोजन गैस को हम क्या कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या हो, अमोनियम क्लोराइड हो और हमारे पास सोडियम नाइट्राइट हो, तो इसके माध्यम से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, समीकरण संतुलित देख लेना भाई एक बार। और समीकरण को संतुलित कर, आप जब इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो इस चीज़ को आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा तत्व कौन सा किधर ज़्यादा है किधर कम, उसको संतुलित कर लेना। ठीक है। और थोड़ा मेरा राइटिंग कुछ ऐसा ही है तो माइंड नहीं। नंबर 2, अगर नंबर 2 की प्रयोगशाला में बात करें तो हम अमोनियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं। क्या कर बात करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4Cr2O7। अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को ऊष्मीय अपघटन करें, अमोनियम डाइक्रोमेट का क्या करें, हम ऊष्मीय अपघटन करें। अगर अमोनियम डाइक्रोमेट का ऊष्मीय अपघटन करते हैं तो यहां से भी हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन। ठीक है। और नाइट्रोजन प्राप्त होता है, बचता क्या है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो क्रोमिक ऑक्साइड बन जाएगा Cr2O3 प्लस। और जब देखो भाई यहाँ से जब हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ से ऑक्सीजन बचेगा तो जाहिर सी बात है क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, H2। कितना वाटर बनाएगा, 4 to 8 यानी कि 4। ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल्स वाटर बन, और तो कोई संतुलित होना नहीं रह गया, बाकी सब संतुलित है। तो एक अमोनियम क्लोराइड के माध्यम से हो गया, एक अमोनियम डाइक्रोमेट के माध्यम से हो गया। ठीक है ना। इसका नाम याद नहीं हो तो मैं लिख देता हूं, ये याद करना बहुत जरूरी है, अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है। तो वो क्रोमिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 अगर बात करें, सोडियम एजाइड NaN3 व बेरियम एजाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BaN3 की होल ट्वाइस। इनके ऊष्मीय अपघटन से भी हम क्या प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, N2 को प्राप्त करते हैं। किसके, एक सोडियम, इसको नाम सोडियम एजाइड है, सोडियम एजाइड। इसको हम बोलते हैं बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड। ठीक है। अब बेरियम एजाइड, अब मान लो सोडियम एजाइड हमारे पास है तो उसमें से हम इसको उससे अपघटन कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। बेरियम एजाइड हमारे पास है तो बेरियम एजाइड से भी क्या निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। और यहाँ क्या निकलेगा, बेरियम निकल जाएगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, सोडियम निकल जाएगा। जो सोडियम ही बचेगा और कुछ तो है ही नहीं। संतुलित कर देंगे, यहाँ पर कितना होगा, 3N2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, संतुलित हो गया। और यहाँ पर 2N3 यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 गलत हो गया कुछ, ऐसे है, सही है। 3 दूनी 6 N हो गया, N से हो गया, बाकी सही है, N ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड दोनों के माध्यम से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि हम नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो एक हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिकृत करके हम नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। एक अमोनियम डाइक्रोमेट के माध्यम से भी नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, और एक सोडियम एजाइड या फिर बेरियम एजाइड के माध्यम से भी हम नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में, ईपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है कि कभी तो किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको याद करना जरूर। कोई अगर रिएक्शन करने में कोई दिक्कत हो, देखो दिक्कत जब होती है जब इनके हमें सही निष्पत्ताएं याद नहीं होती, रिएक्शन बनानी नहीं आती है, इनके
कह सकते हैं कंपाउंड नहीं बनाने आते हैं, तो वही वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। सीखना क्या, अगर आपको नहीं आते हैं तो वो भी बता दें, वो भी हम सिखा देंगे आपको कि इनकी जो सूत्र होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, ये तो खैर 9th क्लास में सीख लिए जाते हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं सीखे हैं वो बता देना, मैं एक क्लास इसकी भी अलग से ले लूँगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका प्रयोगशाला विधि में का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की क्या बात करें कि अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो होती है रंगीन होती है, गंधहीन होती है, और कहते हैं किसी प्रकार का स्वादहीन नहीं होता, यानी कि स्वादहीन भी होती है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन है, अक्रिय वातावरण में देखा होगा, वातावरण में किस प्रकार की सुगंध आती है, नाइट्रोजन भी होती है ना उसमें, नाइट्रोजन किसी प्रकार की सुगंध नहीं आती। ठीक है, जल में भी बहुत कम घुलती है, जल में इसकी विलयता जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने बता दी है आपको, क्या कि इसकी गंधहीन होती है, रंगीन होती है, स्वादहीन होती है, जल में कम विलय होती है, इसका क्वथनांक हिमांक भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके कुछ क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि इसके रासायनिक गुण, इनकी रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो रासायनिक गुण इनका जो प्रभाव देखा जाता है, जब भी नाइट्रोजन का प्रभाव देखा जाता है वो दो प्रकार का माध्यम देखा जाता है इसका, एक धातु के साथ, दूसरा अधातुओं के साथ। तो मैं दोनों आपको एक साथ बता देता हूं। नंबर 1 धातुओं से क्रिया, नंबर 2 अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया। देखो धातुओं से क्रिया और अधातुओं से क्रिया, जब धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनता है, अधातुओं से क्रिया क्या करता है तो क्या बनता है। तो एक बात और बता दूं मैं, हमेशा जब भी धात्विक के साथ या फिर अधातुओं के साथ कोई भी अभिक्रिया करता है तो धातु के साथ तो अपने नाइट्राइड बनाएगा, अपने नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, धातुओं के साथ क्या होगा, अपने नाइट्राइड बनाएगा। जैसे कि मान लो लिथियम ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी धातु ले सकते हैं, जो ज्यादा सक्रिय है वो भी ले लेता हूं N2। और इनके साथ जब अभिक्रिया बनाएगा तो क्या अभिक्रिया करेगा, Li3N AlN। ठीक है, यानी कि लिथियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो अभी के चलो संतुलित नहीं, इसको संतुलित कर लेते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, इसको 6 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 2 है ही, इसके 2 से गुणा कर देंगे, और ये भी इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये संतुलित है। ये तो सब जानते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की संख्या, इनके जो एटम्स हैं वो कितने हैं, उसको गिन करके हम काम कर सकते हैं। ठीक, अधातुओं की बात करें, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपके लिए कि जब भी कोई किसी के साथ कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अभिक्रिया करता है तो वो अभिक्रिया उसके टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। मान लो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर चाहते हैं, कितना भी टेम्परेचर तो बन के वही आएगा, मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, या फिर कह सकते हैं एक अन्य उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कहीं कहीं इतनी भी आपको ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर क्या है, कहीं उत्प्रेरक क्या है। कुछ चीजें, कुछ कंपाउंड बिना उत्प्रेरक के बनते ही नहीं है, मान लो जहां उसको उत्प्रेरक की आवश्यकता है वो बनेगा। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई बहुत पढ़ाया जा रहा है, बहुत पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा, मगर उसको पता है कि जब तक उसको कोई पढ़ाएगा नहीं वो पढ़ेगा नहीं, यानी कि उसको एक टीचर की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता है। जब गुरु उसको मिलेगा पढ़ना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही कुछ कंपाउंड ऐसे बनते ही नहीं है जब तक उसके साथ कोई बैठेगा नहीं आकर के। और आप जानते ही उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो उसकी गति को तेज कर दें, यानी कि उसकी अभिक्रिया के वेग की दर को बढ़ा दें या कम कर दें, यानी कि उसको कह सकते हैं संतुलन में बनाए रखें, जितने उसकी आवश्यकता उसको उतना प्रोवाइड कराएं।
अगर बच्चा एक दिन में ABCD सीखना चाहता है तो ABCD ही सिखाए, ये नहीं कि उसके पूरा विश्व का इंग्लिश एक दिन में सिखा दिया जाए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्या उत्प्रेरक। ठीक है, तो इस प्रकार से अधातुओं से, जैसे अधातु मैंने लिया, मैं नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कराऊंगा। मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जहां की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आप जानते होंगे कि 773 केल्विन पर, मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूं, 773 केल्विन पर किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, आपने कभी पढ़ा होगा हैबर विधि से बनानी, क्या पढ़ा होगा? हैबर विधि, अमोनिया की बनानी पड़ी होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाता है? NH3 बनाता है। क्या बनाता है? NH3। ठीक है, क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो ये हैबर विधि की, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने की विधि भी है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की देखा जाए तो ये 2000 केल्विन पर क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, NO। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अगर हम एक बात ध्यान रखें कि धातु से क्रिया करने पर अपने नाइट्राइड बनाएगा, और अधातु से क्रिया करने के बाद डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर, कौन सी अधातु है, कितना टेम्परेचर, सब गैस है या कुछ और है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, दोनों कैसे हैं, तो ये अधातु की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कैसे हैं। तो ये सारे जो रिएक्शंस लिखी हैं, तो ये रिएक्शन लिथियम वाली रिएक्शन पूछी जा चुकी है। मैं आपको जो टॉपिक दे रहा हूँ वो ऐसे टॉपिक दूंगा जो पूछे जा चुके हैं। और आपका हाइड्रोजन का ये वाला टॉपिक भी पूछा जा चुका, और ये भी N2O2 अभी अब पढ़ेंगे आगे के लिए, सॉरी N2O2 प्लस इज इक्वल टू क्या बनाता है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है। ये रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज होगी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, भी कई जगह यूज होगी ये रिएक्शन। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर हम ये इनकी प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन की यही प्रॉपर्टीज है, बट हमारे काम आने वाले यही हैं। अगर कुछ और होंगे, कुछ आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो वो भी हम आपको बता देंगे। प्लीज आप इस चीज के लिए कमेंट जरूर करा करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी आपने बहुत लोगों ने कर लिया है, बट इससे काम नहीं चलेगा। आप कमेंट करिए, बताइएगा कि सर आप इस क्लास को थोड़ा सा इस तरह से लें, इस प्रकार से बताएं, तो मुझे भी इस बात में खुशी होगी। ठीक है, अपनी राय हमें जरूर दें। तो इस चीज के लिए जो आपका नाइट्रोजन का कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैंने बताया। नेक्स्ट अगर बात करें इनके उपयोग की, तो मैंने उपयोग आपकी बताई दिया आपके लिए। सबसे पहला तो हैबर विधि से अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में इसका उपयोग बहुत प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन का उपयोग जैव उर्वरक में कह सकते हैं, फर्टिलाइजर में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है नाइट्रोजन का। चिकित्सा के रूप में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि जहाँ जैसे कि इस्पात है, लोहा है, इस्पात है, ऐसी जगह जहाँ इनका कारखाना है, इनमें अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। किसका? डाइनाइट्रोजन का। ठीक है, तो इनके कुछ उपयोग हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो कि नाइट्रोजन के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने काबिल है, वो मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो से कुछ सीखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों में पहुँचाएं। अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में शेयर करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।